हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद हर्षिता शर्मा। ये हमारा वीडियो कंटिन्यूएशन है हमारे प्रीवियस वीडियो का क्लास 12 सोशियोलॉजी के 5th चैप्टर पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन का। इसमें स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ जो कि है दलित्स। दलित्स कौन है? दलित्स हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा ऑप्रेस किए गए, सप्रेस किए गए डाउनट्रोन लोग हैं जो कि हमारी सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर में उनको सबसे नीचे दर्जा दिया गया है। अपर कास्ट लोगों का जो कि पूरे काफी टाइम से सप्रेशन झेलते आ रहे हैं वो हमारे दलित्स हैं, जिनको अनटचेबिलिटी को भी फेस करना पड़ता था और पड़ता है। हालांकि अनटचेबिलिटी को अबोलिश कर दिया गया है, स्टिल दलित्स जो है वो काफी डाउनट्रोन है, उनका सोशली इकोनॉमिकली काफी बैकवर्ड है और क्या कहते हैं कास्ट स्ट्रक्चर में उनकी जगह भी नहीं थी। जो कि हम वर्णा सिस्टम पढ़ते हैं उसमें दलित्स को किसी भी वर्णा में इंक्लूड नहीं किया जाता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास हमारे दलित्स नहीं हैं। ये आपका मिसकंसेप्शन है। दलित्स जो हैं वो सोसाइटी से ही अलग किए जाते थे, वो अनटचेबल्स थे, उनको सोसाइटी में ही इंक्लूड नहीं किया जाता था। ये सोशली एक्सक्लूडेड थे हमेशा से और ये उन कामों में इन्वॉल्व किए जाते थे जैसे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग होता है, वो मोस्टली दलित्स को इम्पोज किया जाता है उनके ऊपर कि वो ही करेंगे। लेबर होता है, जो भी क्या कहते हैं तुच्छ माने जाने वाले काम है वो दलित्स के ऊपर इम्पोज किए जाते थे। दलित्स आपको समझ आ गया होगा कौन है। प्रेजेंटली आप देखते हैं कि दलित्स के लिए कितने राइट्स के लिए, उनके हक के लिए बात की जाती है। हमारे पहले टाइम से ही काफी मूवमेंट्स चलते आ रहे हैं दलित्स के राइट्स के लिए। हमारे भीमराव अंबेडकर भी दलित्स के राइट्स को लेकर उन्होंने भी आवाज उठाई और रिजर्वेशन जैसा प्रोविजन भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है जिससे कि दलित्स का अपलिफ्टमेंट हो सके। दलित पैंथर्स हमारा इसी तरह का एक ग्रुप है जिसने कि दलित्स के लिए, उनकी आइडेंटिटी के लिए मूवमेंट स्टार्ट किया। दलित पैंथर एक हमारा रेडिकल ग्रुप है जो कि वेस्टर्न इंडियन सोसाइटी से इमर्ज हुआ। ये बेसिकली दलित्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे फॉर देयर राइट्स एंड फॉर देयर डिग्निटी। उनको हक और उनको सम्मान दिलाने की लड़ाई थी जो कि दलित पैंथर्स ने लड़ी। ये थे हमारा दलित एंड दलित पैंथर्स। अब बात करते हैं, इतना सब सप्रेशन हुआ, इतना सब उनको सहना पड़ा। अब उनको आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए, क्या क्या हमारे नॉन स्टेट इनिशिएटिव्स थे जो कि ये कास्ट सिस्टम और ट्राइब्स में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म कर पाए, लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर पाए और इक्वालिटी ला सके सोसाइटी में। हमारा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव। रिजर्वेशन का प्रोविजन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है वो इसीलिए ही है जिससे कि हम इक्वालिटी ला सकें थ्रू अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी देके लोगों को। इसमें ये हमारा इक्वालिटी की प्रोविजन से को काउंटर नहीं करता क्योंकि इक्वल लेवलिंग लाने के लिए रिजर्वेशन बहुत ही जरूरी है। रिजर्वेशन है हमारा सीट्स का स्टेट एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव में, रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स है गवर्नमेंट सर्विसेज में, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। अबॉलिशन किया गया अनटचेबिलिटी को जो आर्टिकल 17 में फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट लाया गया 1850 में एंड हमारा है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसाइड्स एक्ट 1989। ये हमारे गवर्नमेंट के प्रोविजंस हैं, कुछ स्टेप्स हैं, कुछ मेजर्स हैं गवर्नमेंटल जो कि अपलिफ्टमेंट के लिए लोगों के जो डाउनट्रोन लोग हैं और इक्वालिटी लाने के लिए सोसाइटी में लिए गए। अब बात करते हैं कुछ नॉन स्टेट इनिशिएटिव्स की। इन प्री इंडिपेंडेंस टाइम एफर्ट्स मेड बाय ज्योतिबा फुले, पेरियार, अंबेडकर एंड अदर्स। कुछ हमारे बड़े बड़े महापुरुष, महान लोग जैसे कि रिफॉर्मिस्ट हमारे ज्योतिबा फुले, पेरियार, भीमराव अंबेडकर एंड अदर्स, उन्होंने काफी सारे मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल स्टार्ट करे लोगों को एक समान अधिकार दिलाने के लिए। इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स एफर्ट्स मेड बाय पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल एफर्ट्स के साथ साथ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी बनी जिन्होंने कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के इंटरेस्ट में आवाज उठाई कि दलित्स के इंटरेस्ट में, जैसे कि हमारी बहुजन समाज पार्टी है यूपी की जिनकी हेड अभी प्रेजेंटली मायावती जी हैं। बहुजन समाज पार्टी यूपी की हमारे दलित्स को रिप्रेजेंट करती है। वो बेसिकली एक
हमारी कास्ट ओरिएंटेड पार्टी कह सकते हैं, क्योंकि वो दलित्स को ही रिप्रेजेंट करती है, साथ ही साथ कुछ और हमारी कास्ट के लोगों को भी साथ साथ उनका रिप्रेजेंटेशन देती है। दलित संघर्ष समिति ऑफ कर्नाटका भी इसका एक एग्जाम्पल है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि एक पर्टिकुलर कास्ट को, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के इंटरेस्ट को अपहेल्ड करती है। देन लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है? लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन की जैसे कि बुक्स के थ्रू बहुत इजीली हम रिफॉर्म ला सकते हैं, क्योंकि लिटरेसी, जो लिटरेट लोग होंगे उनके वहां तक वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज, वो अवेयरनेस ला सकती जा सकती है थ्रू लिटरेरी सोर्सेज, जैसे कि हमारे दलित अवेयरनेस, स्पेशली हमारा मराठी, तमिल और कन्नड़ा एंड तेलुगु एंड हिंदी लैंग्वेजेस में काफी सारे टेक्स्ट लिखे गए दलित्स की जो सिचुएशन है सोसाइटी में, उसको लोगों तक समझाने के लिए कि वो गलत है, क्या गलत हो रहा है हमारी सोसाइटी में। सो टेक्स्ट और बुक्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाया गया। इसके बाद बात करते हैं हम ओबीसीज की। सो ओबीसीज क्या है? अदर बैकवर्ड क्लासेस, सो ये जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, ये कोई पर्टिकुलर कास्ट के नहीं है। अदर बैकवर्ड क्लासेस में काफी सारे अलग अलग कास्ट के लोग इंक्लूड किए जाते हैं, जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं सोसाइटी में। सो ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन लाने के लिए कमीशंस बनाई गई थी। हमारी लाला केलेकर और हमारी मंडल कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन है इस रिगार्ड्स में। मंडल कमीशन का बहुत ही बड़ा रोल रहा है, जिसने रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है हमारे ओबीसीज को। अपर ओबीसीज आर लार्जली लैंडेड caste and enjoy dominance in rural society in many regions of India, while the lower OBCs are very poor and disadvantaged and are often not very different from Dalits in social इकोनॉमिक टर्म्स। सो जब ओबीसीज का क्लासिफिकेशन करते हैं, उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि ओबीसीज की जो कास्ट है उनमें कुछ लोग वो भी हैं जो सोसाइटी में वेल डेवलप्ड हैं, उनका एक स्टेटस है, उनके पास वेल्थ है, और दूसरे साइड वो लोग भी हैं जो कि बहुत ही डाउन ट्रॉन्ड है और वो बिल्कुल ही दलित के स्टेटस पे स्टैंड करते हैं। सो ये एक इश्यू बन जाता है। इसी को लेकर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया गया था, जिसमें कि जो कि वेल्दी लोग हैं ओबीसीज कास्ट के क्लासेस के अंदर, उनको सेपरेट किया जाए, उनको रिमूव करा जाए रिजर्वेशन की पॉलिसी से। सो ये ओबीसीज के बारे में था। एंड देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी आदिवासी स्ट्रगल। सो आदिवासी यानी ट्राइब्स, सो जो ये टर्म है 1930 में लाई गई, ये हमारा पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस पॉलिटिकल टर्म को लाया गया, क्योंकि ट्राइबल लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड एज वेल एज ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस टाइम। सो प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम। सो क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने भी इनसे फोर्स लेबर कराया, इनके फॉरेस्ट छीन लिए, इनका लाइवलीहुड छीन गया, इनके शेल्टर्स छीन गया। साथ ही साथ जब नेशनल डेवलपमेंट की बात होती है तो हमेशा ही ट्राइबल्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनको डिस्प्लेसमेंट फेस करना पड़ता है, उनका लाइवलीहुड छिन जाता है, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी आदिवासीज के साथ होती है, जो कि हमारे ओरिजिनल हैबिटेंट्स हैं, हमारी काफी पुराने लोग हैं, जिनका कल्चर बचाना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही नेसेसरी है कि उनके कल्चर को प्रिजर्व किया जाए, उन लोगों को प्रिजर्व किया जाए। सो यहाँ पे हमारी क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने भी मेजर्स लिए हैं। सो उन मेजर्स की बात तो यहाँ पे नहीं करी गई है, बट यहाँ पे बात की गई है कि कैसे माइनिंग्स और इंडस्ट्रीज के सेटअप से डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे कि हमारा सरदार सरोवर डैम था, उस टाइम पे भी डैम के प्रोजेक्ट के टाइम पे काफी सारी लैंड गवर्नमेंट के अंदर आ गई। वो लैंड जो थी वो ट्राइबल्स की थी, जिसकी वजह से उनको शिफ्ट होना पड़ा, डिस्प्लेसमेंट फेस करनी पड़ी, और डिस्प्लेसमेंट के बाद वो रीसेटलमेंट भी नहीं कर पाए। सो अब बात करते हैं हमारी वुमेन की। सो स्ट्रगल फॉर वुमेन्स इक्वालिटी एंड राइट्स। जहां तक बात है वुमेन की, आप सब जानते ही हैं कि काफी टाइम से, पुराने टाइम से वुमेन को काफी डिस्क्रिमिनेशन और सप्रेशन फेस करना पड़ रहा है इंडियन सोसाइटी में, जो कि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है मोस्टली। हमारे मेघालय के रीजन्स को छोड़ के जहाँ पे मैट्रियार्कल सोसाइटी है, बाकी पूरे इंडिया में पैट्रियार्कल सोसाइटी का सेटअप है, जिसकी वजह से वुमेन्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उनको सप्रेशन फेस करना पड़ता है, मेल्स का डोमिनेशन फेस करना पड़ता है। सो
उनकी सिचुएशन को बेटर करने के लिए, उनको इक्वल राइट्स दिलाने के लिए, जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए हमारे काफी सारे रिफॉर्मिस्ट हैं, जैसे कि हमारे राजा राम मनोहर रॉय ने एंटी सती कैंपेन स्टार्ट किया था, जो कि हमारे ब्रह्मो समाज के फाउंडर भी थे। 1828 राजा राम मोहन रॉय जो थे हमारे वेस्टर्न आइडिया से इन्फ्लुएंस थे। सो ये इक्वालिटी की बात करते थे। इन्होंने सती प्रथा को क्रिटिसाइज किया और उसके अबॉलिशन में इनका सबसे बड़ा रोल रहा। साथ ही साथ इन्होंने चाइल्ड मैरिज और विडो रीमैरिज को लेकर भी कैंपेन स्टार्ट की थी। सेकंड हमारे हैं रेनाडे। सो जो हमारे रेनाडे हैं इन्होंने विडो रीमैरिज का मूवमेंट स्टार्ट किया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, और साथ ही साथ इन्होंने कास्ट और जेंडर ऑपरेशन के अगेंस्ट भी आवाज उठाई थी। अब थर्ड आते हैं हमारे ज्योतिबा फुले, जो कि सत्यशोधक समाज के फाउंडर थे और कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट किया, आवाज उठाई। देन हमारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इस्लाम में भी आए, जो कि जैसे कि हमारे सर सैयद अहमद खान, जो कि एजुकेशन की बात करते हैं कि वुमेन्स को भी एजुकेशन का अधिकार है, उन्होंने उस रिगार्ड्स में काम भी किया जिससे कि वुमेन्स को भी एजुकेटेड किया जा सके। देन हमारे आते हैं दयानंद सरस्वती, जो कि आर्य समाज के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं हमारे आर्य समाज के, और ये वुमेन एजुकेशन पे फोकस करते हैं। साथ ही साथ इनका मानना है कि वुमेन्स को कुछ ऐसी एजुकेशन भी देनी चाहिए, जैसे कि ट्रेनिंग देनी चाहिए कि हाउसकीपिंग कैसी करी जाए, हैंडीक्राफ्ट्स, और कि कैसे बच्चों को पाला जाए, उनकी इयरिंग करी जाए, उनकी परवरिश करी जाए। ये सब बेसिक एजुकेशन भी वुमेन को प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। देन हमारे आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि विडो रीमैरिज को लेकर इन्होंने आवाज उठाई, साथ ही साथ इन्होंने क्रिटिसाइज किया और अगेंस्ट में बोले चाइल्ड मैरिज के। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्मिस्ट के नाम। ये क्वेश्चन हमारा आता भी है बोर्ड्स में कि कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्मिस्ट के नाम बताएं जो कि वुमेन मूवमेंट में इन्वॉल्व हुए थे, वुमेन के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। सो इसका एक परफेक्ट क्वेश्चन सेटअप फ्रेम होके आता है। आप प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से कवर करें। देन हमारे आते हैं कि मेन फीचर्स ऑफ वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया सिंस 1970s। सो इसको भी आप फोकस करके समझें और पढ़ें। देयर हैज बीन चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एज वेल एज आइडियोलॉजी। सो आइडियोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में भी चेंज आता गया है टाइम के साथ साथ। अब वुमेन्स मूवमेंट में ज्यादा फोकस हमारा ऑटोनॉमस मूवमेंट्स पे था, ना कि पॉलिटिकल पार्टी की या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के मूवमेंट को स्टार्ट करना, बल्कि एक पर्टिकुलर वुमेन मूवमेंट को ही स्टार्ट करना, उसको किसी और मूवमेंट से लिंक ना करना, ना ही किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ना। ये हमारा नया चेंज था हमारे वुमेन्स मूवमेंट में। साथ ही साथ नए इश्यूज आए वुमेन से रिलेटेड, जैसे कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, द रेप ऑफ वुमेन इन पुलिस कस्टडी, डाउरी, मर्डर्स, लीगल चेंजेस इन लैंड राइट्स, एम्प्लॉयमेंट हैव एमर्ज। सो ये सारे हमारे नए इश्यूज थे। जो सेक्स रेशियो भी हमारा 21st सेंचुरी में काफ़ी कम हो रहा है। साथ ही साथ गर्ल्स और बॉयज़ में डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जेंडर स्पेसिफिक इन्फेंटिसाइड किए जाते हैं। गर्ल चाइल्ड को पेट में ही उनका अबॉर्शन करा दिया जाता है, बिकॉज हमारी सोसाइटी में बिलीव हो गया है, लोगों की सोच है कि उनको मेल ही चाहिए, मेल चाइल्ड ही चाहिए, गर्ल्स जो है उनके वंश को आगे नहीं ले जा सकती। ऐसी सोच ही सबसे बड़ा कारण है इस फीमेल इन्फेंटिसाइड के लिए। देन हमारा नया दूसरा चेंज है इसमें कि कुछ ऐसे फैक्ट्स को भी रिकॉग्नाइज किया गया है, जैसे कि नई बात करी गई है, हमेशा वुमेन्स ही सही नहीं हो सकती या हमेशा मेल्स ही गलत नहीं हो सकते। हाँ, वुमेन सफर कर रही हैं, बट हर वुमेन सफर नहीं कर रही। कुछ ऐसी भी हैं वुमेन्स जो कि ठीक मतलब उनके साथ सप्रेशन नहीं हो रहा, कई प्लेसेस पे मेल को भी सफर करना पड़ सकता है, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। जैसे कि देयर आर डिफरेंसेस हैं कि मिडिल क्लास की जो वुमेन है, अर्बन वुमेन है, पीजेंट वुमेन है और दलित वुमेन है, उन सबको अलग अलग तरह से उनका ट्रीटमेंट उन्हें मिल रहा है सोसाइटी में। जो अर्बन वुमेन है वो कंपेरेटिवली वेल ऑफ है और क्या कहते हैं डेवलप्ड है, एजुकेटेड है, और जो हमारी दलित्स हैं उनको कहीं ना कहीं सप्रेशन फेस करना पड़ रहा है हर तरह से। सो ये हमारा चेंज है कि हमने अपने
फैक्ट्स को ही रिकॉग्नाइज किया है, नए नए फैक्ट्स को अपनी आइडियोलॉजी में और चेंज लाए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे लास्ट जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वुमेन्स के साथ साथ मेल्स के अगेंस्ट भी जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो उनका सप्रेशन हो रहा है, उनको भी रिकॉग्निशन दिया गया। देन बात करते हैं हमारी कराची सेशन की, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, जो कि 1931 में किया गया था। सो कराची सेशन में हमारी मेन डिक्लेरेशन थी फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन इन इंडिया, जिसमें कि मेन बात हमारी वुमेन्स इक्वालिटी को लेकर कही गई थी। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ये हम रीड आउट कर रहे हैं आपके लिए, बाकी आप ध्यान से पढ़ लें। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड और सेक्स. No disability attaches to any citizen by reason of his or her religion, caste, creed or sex in regard to public employment, office of power of honor and in the exercise of any trade or calling. The franchisee shall be on the basis of universal adult suffrage. Women shall have the right to vote, to prison and the right to hold public offices. Special protection of women workers. Equal rights and duties for all in regard to public wells, schools, etc. So ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको वैलिडेशन दिया गया, जिनको रिकॉग्नाइज किया गया हमारे कराची सेशन में। अब बात करते हैं, हमने पढ़ा कि मेल रिफॉर्मिस्ट थे जिन्होंने वुमेन मूवमेंट स्टार्ट किया, वुमेन्स के लिए आवाज उठाई, वुमेन्स को लेकर उन्होंने मूवमेंट्स लाए सोसाइटी में। अब कुछ फीमेल्स की भी बात करते हैं, जैसे कि हमारी ताराबाई शिंदे, इन्होंने लिखी थी हमारी स्त्री पुरुष तुलना 1822 में। एक ये महाराष्ट्रियन हाउसवाइफ थी जिन्होंने की मेल और डोमिनेटेड सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स, जो कि हिपोक्रेसी है हमारी सोसाइटी में। एक तरफ तो लोग क्या कहते हैं भगवान में देवी को पूछते हैं और दूसरी साइड घर की फीमेल्स को कितना सप्रेशन और डोमिनेंस फेस करना पड़ता है। सो उसके अगेंस्ट उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना लिखी 1822 में। सो ये एक यंग ब्राह्मण विडो थी इन्होंने बात की है इन्होंने इसमें बात की है कि एक यंग ब्राह्मण विडो है जिसको कि डेथ सेंटेंस दिया गया है, क्योंकि उसने एक इलिजिटिमेट चाइल्ड को बर्थ दिया है, एक नाजायज औलाद को उन्होंने बर्थ दिया है, तो उनको डेथ सेंटेंस दिया गया है। बट किसी ने भी ये एफर्ट नहीं किया या किसी ने भी ये आवाज नहीं उठाई कि जो मैन है, जो उसका फादर हो सकता है या जो था, वो कहाँ है और उसको क्यों नहीं डेथ सेंटेंस दिया गया, उसको क्यों नहीं पनिशमेंट मिली, खाली फीमेल को ही पनिशमेंट क्यों दी गई। सो इस रिगार्ड्स में इन्होंने इस पे बुक लिखी है। देन हमारी सेकंड है हमारी बेगम रुकैया शखावत हुसैन, जिन्होंने कि 1901 में लिखा सुल्तानाज ड्रीम। सो इसमें उन्होंने अपनी एक शॉर्ट स्टोरी बताई है जिसमें कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया है साइंस के फिक्शन का। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि वो अपनी ड्रीम में एक ऐसे मैजिकल कंट्री में विजिट करती है जहां पर जेंडर रोल्स आर रिजर्व, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप्स नहीं है, कोई जेंडर बेस्ड रोल्स नहीं है, मेल्स और फीमेल्स इक्वल है, मेन आर कन्फाइंड टू द होम एंड ऑब्जर्व पर्दा। मतलब ये एक तरह से आप पैरेलल वर्ल्ड सोच लीजिए जो कि उनको ड्रीम में दिख रहा है कि जो कि फीमेल हमारी प्रेजेंटली फेस कर रही है वो हमारा वहां पर मेल्स फेस कर रहे हैं, जबकि पर्दा की जो प्रथा है वो वहां पर वुमेन को नहीं है। ऑब्जर्व पर्दा वाइल वुमेन आर बिजी साइंटिस्ट हैं, वुमेन साइंटिस्ट हैं। पर्दा जो हमारी प्रथा है वो हम किसको दे रहे हैं, किस पे इम्पोज की जा रही है, मेल्स पे। यानी कि रोल चेंजिंग है, एक तरह से रोल बिल्कुल ही चेंज हो जाता है मेल्स का और फीमेल्स का। मशीन्स बना रही हैं फीमेल्स, कार्स चला रही हैं, कार्स बना रही हैं, साइंटिफिक रिसर्चेस में इंडल्ज हैं। सो ये सब उनका एक ड्रीम है जिसमें कि वो एक बिल्कुल ही पैरेलल वर्ल्ड की इमेजिनेशन करती हैं। सो लास्ट हमारे आते हैं डिसेबल्स। सो डिसेबल्स हमारे जो हैं वो किसी न किसी तरह से उनमें कुछ कमियां हैं, बट वो उन कमियों की वजह से वो किसी और से कम हो, ये गलत है। उनको डिसेबल बोलना गलत है क्योंकि उनको भगवान ने ही ऐसा बनाया है। सो डिसेबिलिटी उनकी किसी भी तरह से हो सकती है, मेंटली, फिजिकली। सो उन डिसेबिलिटीज को लेकर उनको कोई डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करना पड़े।
जैसे कि डिसेबिलिटी हमारी, हम बायोलॉजिकली सोचते हैं कि हमारी बायोलॉजिकल ही हम ऐसे हैं, ये हमारी डिसेबिलिटी है, तो वो बायोलॉजिकल गेन है। कोई भी जब भी डिसेबल को हम देखते हैं, हम उसको सोचते हैं कि भगवान ने उसको ऐसा दिया है, उसको ऐसा ही बनाया, तो हमारे माइंड में एकदम से उसके लिए सिंपैथी आ जाती है, जो कि एक तरह से हमारे उसको विक्टिमाइज कर देती है, मतलब उनको क्या कहते हैं, उसको सहानुभूति का पार्ट बना देती है, हमेशा दया का पार्ट बना देती है, जो कि उनको अच्छा फील नहीं होता। आप खुद सोचिए, अगर आपको हर टाइम कोई बेचारा समझे, आपको हर टाइम बेचारे की तरह ट्रीट किया जाए, तो आपको कैसा फील होगा। सो डिसेबिलिटी इज सपोज टू लिंक विद डिसेबल्स इंडिविजुअल सेल्फ परसेप्शन। साथ ही डिसेबिलिटी तब है अगर आप उसको मानो, अगर कमी आप में तभी होगी जब आप उसको कमी मानोगे, अपनी कमजोरी तभी मानोगे। अगर मान लीजिए मैं मानती हूँ कि मैं कमजोर हूँ, तो मैं हूँ। अगर मैं नहीं मानती कि मैं कमजोर नहीं हूँ, अगर मेरे पैरों से चला नहीं जा रहा और मैं उसको अपनी कमजोरी कंसीडर करती हूँ, सो उस टाइम पे मैं डिसेबल्ड हूँ, तो वो मेरी मेंटली हो गई, वो मेरी मेंटल डिसेबिलिटी, मेंटली लिंक्ड हो गई वो डिसेबिलिटी। अगर हम अपने आप को मेंटली डिसेबल ना समझे और उस कमियों को ओवरकम करें, सो डिसेबिलिटी हमारी इतनी हमारे को इफेक्ट नहीं कर सकती, हमारी पूरी लाइफ डिसेबिलिटी से ही लिंक नहीं हो जाती। द वेरी आइडिया ऑफ डिसेबिलिटी सजेस्ट दैट दे आर इन नीड ऑफ हेल्प। सो हम जब भी किसी को देखते हैं कि वो व्हील चेयर पे है, हैंडीकैप है, तो हम सोचते हैं उनको हेल्प की नीड है, ठीक है। तो ये सब चीजें ना एक तरह से एक डिसेबल को साइकोलॉजिकली काफी इफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो हमेशा एक बेचारे वाली भावना से पूरा अपनी लाइफ जी जाते हैं। सो ये चीज कहीं ना कहीं गलत है। सो डिसेबिलिटी और पॉवर्टी का एक क्लोज लिंक है। कैसे कि जब गरीबी होगी, माल न्यूट्रिशन होगा, मदर्स वीक होंगी, साथ ही साथ जो बच्चा होगा वो भी ऑब्वियसली वीक होगा। सो उसको न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे सही से, उसकी प्रॉपर परवरिश नहीं हो पाएगी। सो वो बाय बर्थ और आफ्टर बर्थ वो डिसेबल हो सकता है। बहुत चांसेस हैं कि वो डिसेबल ही पैदा हो और बाद में भी सरकमस्टांसेस की वजह से उसमें डिसेबिलिटी आ जाए। सो डिसेबिलिटी अगर आ गई, तो अगर डिसेबल कोई पर्सन है वो पॉवर्टी से तो डिसेबल पैदा ही हुआ है, हमारी पॉवर्टी भी रीजन है डिसेबिलिटी का। बट ऑन द अदर हैंड अगर कोई पुअर, अगर कोई डिसेबल है तो वो पुअर होगा हमारी सोसाइटी में, क्योंकि वो उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, वो इक्वल स्टैंड नहीं ले पाएंगे जैसे और है हमारी सोसाइटी में, और जो नॉर्मल लोग हैं जो डिसेबल नहीं है उनसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे। सो ये एक सर्कल बन जाता है कि कैसे डिसेबिलिटी पॉवर्टी को एमर्ज करती है और पॉवर्टी डिसेबिलिटी को एमर्ज करती है। सो इसके साथ हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो इस चैप्टर से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो जिसका आपको आंसर नहीं मिल रहा है कहीं पर भी, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमारी वीडियोस को, सो दैट उनको भी हेल्प हो सके, वो भी इजीली अपने बोर्ड्स में अच्छा स्कोर कर सके।